हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हम लोग का क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। तो डियर, इससे आगे वाला जो चैप्टर है ना वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारा प्लेलिस्ट का नाम है साइंस फॉर सीटेट इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी है क्लास 6, 7 और 8 का हमारा इंटेंशन है क्लास 6, 7, 8 का जितनी बुक है एनसीईआरटी का उसको कंप्लीट करना है। इसके अलावा अगर 9, 10 से आपको किसी भी टॉपिक को क्लियर करना है फॉर बीपीएससी एग्ज़ाम या बिहार स्टेट के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक को जरूर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। ठीक है, तो हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर, जैसे कि अभी हम लोग अपने सराउंडिंग्स में अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स होते हैं। ठीक है ना, और जिसको अगर हम लोग छूते हैं तभी हम लोग को पता चलता है कि ये जो कपड़ा जो है ये एक दूसरे से अलग है। जैसे कि हम लोग बात करते देखें तो हम लोग कुछ कपड़े जो रहते हैं कॉटन के होते हैं, कुछ ऊल के होते हैं, कुछ सिल्क के होते हैं, कुछ सिंथेटिक के होते हैं। तो ये सब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स है इसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दिया गया है। ठीक है, वैरायटी इन फैब्रिक्स। इस एक्टिविटी में क्या है कि आपकी जो नज़दीकी कोई भी अगर टेलरिंग शॉप होगा ना वहाँ पे आप जाइएगा और उनसे अगर कहें कि आप हमें कॉटन का, सिल्क का या ऊल और सिंथेटिक का कोई भी छोटे छोटे टुकड़े जो है अगर आप उनसे ले सकते हैं और उससे जो है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन कपड़ों में क्या क्या डिफरेंस है और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉटन का है, ये ऊल का है, ये आपका सिंथेटिक है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे क्या है, हम लोग एक कॉटन फैब्रिक लेंगे। अब इसमें से जो है ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और yarn एट वन ऑफ द eases। देखिए, जब हम लोग ये कॉटन के फैब्रिक लेते हैं ना तो उसमें से जो है जो पतले पतले धागा निकलते हैं ना, ठीक है, तो अगर हम लोग एक हाथ में पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से जो है अगर हम लोग उसको निकालेंगे तो देखते हैं ना पतले पतले धागा जो रहता है अलग अलग हो जाता है। इसी को यान बोला गया है। क्या बोला गया है? यान बोला गया है। क्लियर है ना, ये जो पतली पतली थ्रेड जो है ये निकलती है। आप अपने घर में भी इस चीज़ को देख सकते हो। अगर आप कोई कॉटन का कपड़ा है तो उसको आप पकड़िएगा एक एंड में और दूसरी एंड से जो है आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, तो वो जो है अलग अलग धागा जो है निकल जाता है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? यान कहते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक जो रहता है ना यान्स से बना हुआ रहता है, मतलब बहुत सारा यान्स जो रहता है एक दूसरे से अरेंज होके या वो क्या बनाता है? आपका फैब्रिक बनाता है। मतलब हम लोग सिंपल वर्ड में बोले तो जो कॉटन का जब हम लोग कपड़ा निकालते हैं तो देखते हैं अलग अलग धागा जो रहता है एक दूसरे से बाइंडेड करके वो क्या बनाता है? एक तरह का फैब्रिक बनाता है। तो समझ में आ गया ना कि फैब्रिक किससे बना हुआ रहता है? तो ये यान से बना हुआ रहता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि फैब्रिक जो है यान से बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पे एक एग्ज़ाम एक्टिविटी लिया गया है डियर। यहाँ पे क्या है, एक पीस ऑफ कॉटन लिया गया है और फिर now piece of yarn on the table. Now press on one end of the yarn with your thumb, scratch the other end of the yarn along its length with your nail as shown in figure. Do you find that at this end the yarn split up into thin strands? तो डियर ये सेम यही एक्टिविटीज़ है जैसे कि यहाँ पे हम लोग कॉटन फैब्रिक लिए थे और फिर उसमें से हम लोग निकाले थे यान। तो यहाँ पे हम भी सेम एक्टिविटी को करने के लिए बोल रहा कि हम लोग यहाँ पे जो है आपका कॉटन का कुछ यान लेंगे। टेक आउट ए यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन, यानी कॉटन का फैब्रिक से हम लोग कुछ यार्न लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे कि स्क्रीच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल, और उसको हम लोग अपने नेल से घींचेंगे, ठीक है ना, अपना हाथ से, और फिर नेल से ऐसे करेंगे। तो डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो क्या देखते हैं कि वो जो यार्न है ना वो टूट के क्या देता है? थिन स्ट्रैंड्स देता है। ठीक है, यानी पतला पतला स्ट्रैंड दे रहा है। देखिए यार्न जो है ये यार्न जो है ये स्प्लिट करके ये क्या कर दे रहा? थिन स्ट्रैंड्स दे रहा है। क्लियर है? मतलब ये है ना कि ये जो फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है ये तो यार्न से बन रहा है, लेकिन इस यार्न को जब हम लोग फिर से लेते हैं और उसको हम लोग प्रेस करते हैं अपने थंब से, नल थम की से, तो देखते हैं कि वो स्प्लिट करके वो क्या देता है? थिन स्ट्रैंड्स देता है। ठीक है, पतली पतली धागा देता है।
यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा हूँ, वेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल मैनी अ टाइम। तो पता है ये जो थिन स्ट्रेन जो होती है, ये जो पतली धागा रहता है, जब हम लोग उसमें से ये हटाते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, ये इतना पतला रहता है ना कि ये मतलब कि आपका जो सुई रहता है ना, ये सुई में भी नहीं घुस पाता है, ये इतना जो रहता है पतला रहता है। तो दिस the thin strands of thread that we see are made of still थिनर स्ट्रेंड्स कॉल्ड फाइबर। ये जो आपका थीन स्ट्रेंड्स जो थ्रेड का है, जो हम लोग देख रहे हैं, जो निकल रहा है, वो भी जो है एक पतला स्ट्रेंड से बना हुआ है, जिसको हम लोग फाइबर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग फैब्रिक से तो यार्न निकाले है ना, फिर यार्न से थीन स्ट्रेंड्स निकल रहा था, अब इस थीन स्ट्रेंड से ना और भी थीनर स्ट्रेंड्स निकल रहा है, यानी इससे भी एक पतला धागा निकलता है, और इसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो फैब्रिक्स जो रहता है ये यार्न से बना हुआ रहता है, और यार्न्स किससे बना रहता है, फाइबर से बना हुआ रहता है। क्लियर है यहाँ पे। तो डियर ये बोल रहा है ना, ये जो फैब्रिक है, तो ये फैब्रिक जैसे मोटा मोटा ये रहेगा, ठीक है, धागा के स्ट्रेंड रहेगा, और ये जब एक दूसरे के साथ ये बाइंडेड रहता है, तब ये एक क्लोथ फैब्रिक बनाया है। ठीक है, अब इसमें से ये स्ट्रेंड को हम लोग निकाल देते हैं, ये स्ट्रेंड इस तरीके से है। ठीक है, तो इस स्ट्रेंड से फिर जब हम लोग ये करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो इससे इस तरीके के पतले पतले स्ट्रेंड निकलेंगे। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग यार्न कहते हैं, और इसको हम लोग फैब्रिक कहते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक फैब्रिक किससे किससे बन रहा है। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा कि फैब्रिक जो है ये आपका यार्न से बना, और ये यार्न किससे बनता है, तो ये यार्न आपका फाइबर से बनता है। क्लियर है। तो डियर यहाँ पे नेचुरल फाइबर्स क्या होता है, नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होता है ना, जो कि हम लोग को नेचर से मिलता है। नेचर से कहने का मतलब हो गया प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट और एनिमल्स जो है ये आपका नेचुरल है ना, ठीक है, ये मैन मेड नहीं है, ये नेचुरल है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर कहते हैं। अगर हम लोग प्लांट का नाम मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉटन और जूट जो है ये तो प्लांट से मिलता है ना, तो ये आपका नेचुरल फाइबर हो गया। इसी तरह अगर हम लोग वूल और सिल्क फाइबर्स का एग्जांपल लेते हैं, तो ये हम लोग को किससे मिलता है, सीप और गोट से मिलता है। ठीक है, और सिल्क फाइबर किससे बनता है, तो ये कोकून ऑफ सिल्क वर्म से बनता है। तो देखिए ये हम लोग को एनिमल से मिल रहा है। तो इस तरीके से प्लांट और एनिमल से हम लोगों को क्या मिलता है, फाइबर्स मिलता है। इसको हम लोग नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, तो बहुत साल पहले से जो है आपका नेचुरल फाइबर्स जो है हम लोग यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है इन लास्ट 100 ईयर्स से क्या हो रहा कि फाइबर जो रहता है केमिकल से भी बनाया जाता है, केमिकल सब्सटेंस से भी बनाया जाता है, विच आर नॉट, जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं निकल रहा है, ये नेचुरली मतलब नेचुरली सॉरी मैन मेड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एसाइक्लिक हो गया, तो ये आपका जो रहता है सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल हो जाता है। अब आपको ये एग्जांपल याद रखना है डियर कि पॉलिस्टर, नायलॉन, एसाइक्लिक ये जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स है, और नेचुरल फाइबर्स का एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, ये दोनों का एग्जांपल आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सम प्लांट फाइबर्स। अब कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे कि कॉटन के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो डियर कॉटन तो हम लोग अपने आसपास भी कभी कभी देखे होंगे कॉटन। ठीक है, कभी अगर मतलब कि आप अपने घर में भी उगा सकते हैं कॉटन। तो मतलब जैसे कि हम जहाँ थे ना, हम कॉटन का देखे थे, कोई मतलब कि एक आध दो पेड़ जो है लगाते हैं, वो पूजा वूजा के लिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या देखिएगा, लेकिन कॉटन जो रहता है ना, वो किस टेम्परेचर पे और कैसी जगह पे मतलब ये ग्रो होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, ये ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में होता है। कैसा चाहिए इसका कंडीशन क्या है, तो याद रखिएगा ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कॉटन के लिए क्या ज़रूरत होता है, तो ब्लैक सॉइल का एंड वार्म क्लाइमेट का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये जो फ्रूट्स रहता है, जिसको हम लोग कॉटन प्लांट का, इसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं, और इसी कॉटन बॉल से हम लोग क्या कहता है, कॉटन निकलता है। क्या है ना, ये कॉटन बॉल जो रहता है ना, जैसे नींबू जितना बड़ा रहता है उतना बड़ा रहता है, और जब ये पक जाता है ना तो फट जाता है, और इस तरीके से ये जो रहता है ना कॉटन, ये बाहर निकल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉटन किस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कॉटन को ना जो है हम लोग हाथ से निकालते थे पहले।
ठीक है। और इसको हाथ से भी सेपरेट किया जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग कॉम्बिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बिंग कहते हैं। और दिस सेपरेटेड, मतलब हाथ से निकालने का बात नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि देखिए कॉटन बॉल्स को जो है हम लोग हाथ से मतलब कि पिक करते हैं, तोड़ते हैं। इसके बाद जो फाइबर्स जो रहता है आपका, जब हम लोग इसको हटाते हैं सीड से, उसको हम लोग कॉम्बिंग कहते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ये जो कॉटन फाइबर है, उस सीड से जब हम लोग उसको हटा के अलग कर रहे हैं, ये जब कॉटन आप निकालिएगा ना तो उसमें बहुत सारे बीचा रहता है, ठीक है। तो उस बीचा से हम लोगों को उस कॉटन को, उस फाइबर को क्या करना, अलग करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कॉम्बिंग कहते हैं। ठीक, क्लियर है? दिस और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो यहाँ पे कॉम्बिंग और गिनिंग याद रखिएगा। जब हम लोग फाइबर्स को सेपरेट कर रहे हैं सीड से, ठीक है, तो ये क्या, किस प्रोसेस हुआ? बाय कॉम्बिंग से हुआ, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम लोग गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। क्लियर है? कॉम्बिंग जो है ये विधि है, ये तरीका है जिससे कि हम लोग हटा रहे हैं, और प्रोसेस ये पूरी प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग ये पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा गिनिंग और कॉम्बिंग क्या होता है। तो देखिए पहले जो है ये जो है हम लोग हाथ से करते थे, लेकिन अब के टाइम में क्या हो गया, मशीन जो है यूज़ करते हैं हम लोग गिनिंग के लिए। क्लियर है? तो इस टॉपिक में आपका जो है गिनिंग और कॉम्बिंग इम्पॉर्टेंट था। तो और इसका जो टेम्परेचर है ये इम्पॉर्टेंट है, उसका कंडीशन, किस कंडीशन में जो है ये ग्रो होता है, तो ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट में। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट देखें जूट। तो जूट फाइबर जो रहता है डियर, ये हम लोग का स्टीम से निकलता है। कि पहला तो याद रखिएगा किससे हम लोग को मिलता है, ये तो कॉटन बॉल से, फ्रूट से मिल रहा है। देखिए कॉटन फाइबर किससे मिलता है, तो फ्रूट से मिलता है। क्लियर है? फ्रूट से, कॉटन बॉल उसको हम लोग कहेंगे। लेकिन ये जूट फाइबर किससे मिलता है, तो ये स्टीम से मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ये कब कल्टीवेट किया जाता है, तो रेनी सीजन के समय पे कल्टीवेट किया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ये तीनों जगह याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। देखिए इसको कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो इसको हार्वेस्ट आपका फ्लावरिंग स्टेट में ही हार्वेस्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, व्हेन इट इज़ हार्वेस्टेड देन इट इज़ हार्वेस्टेड एट द फ्लावरिंग स्टेट, यानी जब ये फूल देता है तब ये हार्वेस्ट किया जाता है। इसका जो स्टेम रहता है ना डियर, इसको जैसे ही हार्वेस्ट करेंगे ना, इसको कुछ दिन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के रखते हैं, और जब वो सड़ जाता है ना तो फिर उसमें से हम लोग क्या कहते हैं, उस स्टेम में से फाइबर्स निकालते हैं हाथ से। और देखिए टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू, तो इस तरीके से अगर हम लोग का फैब्रिक्स बनाना रहता है तो सबसे पहले फाइबर्स को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े जूट के बारे में, हम लोग ये पढ़े कि ये तो हम लोग को स्टेम से मिलता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के रखते हैं 2-3 दिन के लिए, और ये फ्लावरिंग स्टेज में ही हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं। और क्या पढ़े कि ये जो है रेनी सीजन के समय कल्टीवेट किया जाता है, मतलब उगाया जाता है। और ये कौन कौन जगह है, तो वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम, ये 3 जगह पे जो है आपका ग्रो होता है, ठीक है। तो ये जूट के बारे में हम लोग इतना कुछ पढ़े। तो डियर इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज जो है काफ़ी हो चुका है। हम जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमें एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और डियर अगर आपको MCQ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और अपनी फीडबैक एटलीस्ट जो है अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। और MCQ के बारे में बताइएगा कि क्या हमें चैप्टर का एंड में सारा MCQ कराना है कि नहीं कराना है, ठीक है। थैंक यू।